हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज के द हिंदू एडिटोरियल की। तो सबसे पहले तो आज के एडिटोरियल में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लोज टेस्ट, ठीक है। उसके बाद में हम एडिटोरियल पर आएंगे और जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये वीडियो आपका मंडे टू सैटरडे रहता है। चूँकि आज सैटरडे है तो इस वीक का हमारा एडिटोरियल जो है वो कंप्लीट हुआ। कल आपका टेस्ट होगा जो भी मंडे से सैटरडे आपने पढ़ा है, ठीक है। कुछ लिंक्स आपको दिए हुए होंगे, डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा, या फिर आपको ये लिंक्स मिलेंगे कमेंट बॉक्स में पिन करके दिए हुए होते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक है जहाँ से आपको स्क्रीन पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो एज इट इज़ आपको मिल जाता है। आपको एक पीडीएफ एक्स्ट्रा प्रोवाइड होती है वोकैबलरी की, जो कि आपको रिवाइज करने में बहुत हेल्प करती है, क्योंकि वहाँ पे वर्ड कैटेगरी आपको मिलती है वर्ड की। आपको सेंटेंस में कैसे उसका यूज हो सकता है ये मिलता है, हिंदी में क्या मतलब है ये मिलेगा, सिनोनिम्स उसके मिलेंगे। तो ये तमाम चीज़ों की पीडीएफ आपको उपलब्ध होती है। साथ ही एक आपको लिंक मिलता है आशीष क्लासेस एप्लीकेशन का, जहां पर कुछ पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो वो आप एक्सेस कर सकते हैं उस एप्लीकेशन के थ्रू। चलिए, सबसे पहले तो आप क्लोज टेस्ट डिस्कस करें तो देखिए, द फॉर्मुलेशन ऑफ द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स ऑर्डर 2025। फॉर्मुलेशन का मतलब होता है बनाने का प्रोसेस, निरूपण जिसको बोलते हैं, क्रिएशन जिसको बोलते हैं। तो ये जो एक ऑर्डर है, ठीक है, 2025 का, इसके फॉर्मुलेशन की बात कर रहा है। नोटिफाइड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये किसने अधिसूचित किया? ये जो है ना नोटिफाइड, इसको हिंदी में बोलते हैं अधिसूचित करना। लिख लेना, कुछ ऐसी परीक्षाएं भी हैं जहां पे आपको किसी वर्ड का हिंदी में क्या मतलब हो सकता है ये पूछते हैं, तो वहां पे आपको ये चीजें याद पता होनी चाहिए। नोटिफाई का मतलब अधिसूचित करना होता है। यह अधिसूचित किया गया किसके द्वारा? ये होम अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है, जो गृह मंत्रालय है, उसकी बात कर रहा है। ऑन सितंबर 1 2025, 1 सितंबर 2025 को। प्रोवाइड्स, ये प्रदान करता है, ग्रेटर क्लैरिटी, बहुत ज्यादा स्पष्टता, ऑन सर्टेन डैश। एक बात याद रखने की है यहाँ पे कि सर्टेन और असर्टेन, एक तो याद रखिएगा सर्टेन और एक याद रखना असर्टेन। तो सर्टेन जो होता है और असर्टेन जो होता है ये डिटर्मिनर की तरह काम करते हैं। इसके बाद तो नाउन आती है प्लूरल और इसके बाद नाउन आती है सिंगुलर। ये बात इतनी सी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। यहां तो नाउन आएगी प्लूरल, यहां आएगी सिंगुलर। तो इस लिहाज से अगर आप ऑप्शंस को देखें तो कौन सी नाउन यहां पे सिंगुलर है, कौन सी प्लूरल है, वो देख लो। तो यहां पे एक तो लॉजिक नहीं आ सकता क्योंकि सिंगुलर है, क्योंकि सर्टेन के साथ तो प्लूरल चाहिए। एक थिंग नहीं आ सकता क्योंकि सिंगुलर है। बचे हुए दो ऑप्शंस में से जाएंगे तो इश्यूज और वरीज। वरीज चिंताओं को बोलते हैं। कंसर्निंग का मतलब यहां पे है रिगार्डिंग। कंसर्निंग का मतलब क्या है? रिगार्डिंग, इससे संबंधित। तो किसके संबंध में? भारत के इमिग्रेशन फ्रेमवर्क के संबंध में। भारत का जो इमिग्रेशन मतलब पलायन होता है, जो मतलब दूसरे देश से हमारे देश में जो नागरिक आते हैं, उस प्रोसेस को हम इमिग्रेशन बोलते हैं। फ्रेमवर्क का मतलब सिस्टम है, ठीक है, तंत्र है। तो भारत का जो इमिग्रेशन सिस्टम है उसके संबंध में। तो चिंताओं की बात नहीं कर रहा, ये ग्रेटर क्लैरिटी दे रहा है। क्लैरिटी दे रहा है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव आती ही होगी। तो इसका मतलब आपका जो ऑप्शन है ये कट गया, एक ही ऑप्शन बचता है इश्यूज। तो ये मामले, इश्यूज, ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो जो फॉर्मुलेशन है इस ऑर्डर का, जो नोटिफाई किया गया गृह मंत्रालय के द्वारा, इस दिन किया गया, ये ग्रेटर क्लैरिटी प्रदान करता है बहुत सारे मुद्दों पर, और वो मुद्दे जो संबंधित है भारत के इमिग्रेशन फ्रेमवर्क से। कहानी समझ में आ गई आपको? आगे देखिएगा। आगे कह रहा है कि इट डैश अ सेट ऑफ पीपल। यह जो चीज है वो सेट ऑफ पीपल को, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल को ऐसा करता है। पहली बात तो इट दे रखा है, इट सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ अग्रीमेंट के दृष्टिकोण से वर्ब भी कैसी चाहिए आपको? सिंगुलर चाहिए। सिंगुलर चाहिए तो देखिए प्रिक्लूड जो है वो सिंगुलर नहीं है, क्योंकि जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हम कंसीडर करते हैं प्लूरल, और अगर फर्स्ट फॉर्म में एस और एस जुड़ा हुआ रहता है तो उसको हम बोलते हैं सिंगुलर। तो ये सिंगुलर तो नहीं है। अब बचे हुए तीन ऑप्शंस में से आपको चुनना है। यहां एंटरटेन्स मनोरंजन करना है, प्रोहिबिट का मतलब मनाही करना है, निषेध करना है, एग्जेम्प्ट का मतलब छूट देना है, वेव करना है, ठीक है। तो यह जो ग्रुप ऑफ पीपल है उसको, अब फ्रॉम भी आ रहा है तो फ्रॉम तो प्रोहिबिट और एग्जेम्प्ट में ही आता है, फ्रॉम एंटरटेन में तो नहीं आएगा, मनोरंजन करने में फ्रॉम नहीं आएगा, इन दो में ही आ सकता है। तो यह जो एक रिक्वायरमेंट होती है वैलिड पासपोर्ट की, एक वैध पासपोर्ट आपको चाहिए, अन्य जो वैध ट्रैवल डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, वैलिड वीजा चाहिए एंटर करने के लिए, रुकने के लिए और देश से बाहर जाने के लिए, इस चीज से लोगों को करता है, छूट देता है।
प्रोहिबिट तो मतलब रोकता है ऐसा हो जाएगा, ठीक है। प्रोहिबिट्स का मतलब तो हो जाएगा रोकना, कि ये इससे रोकता है। तो रोकता है तो रिक्वायरमेंट शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक आवश्यकता है और उस आवश्यकता से आपको एक रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो आपका जो आंसर है वो एग्जेम्प्ट आएगा, ये काट दिया जाए, ठीक है साहब। तो ये तो आपके 2 क्वेश्चंस के आंसर हुए। अब आगे देखिए, आगे कह रहा है अपार्ट डैश। अपार्ट के साथ तो प्रपोजिशन आपको पता ही है, इतने दिनों से आप एडिटोरियल मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि अपार्ट के साथ तो हम फ्रॉम लगाते हैं, तो सीधा सीधा इस फ्रॉम में आ जाइए, बाकी सोचने की आवश्यकता नहीं है। अपार्ट फ्रॉम का मतलब हो गया इसके अलावा, एक्सक्लूडिंग दिस, राइट। तो अपार्ट फ्रॉम स्पेसिफाइड सेट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स, तो मतलब कुछ पर्टिकुलर एक ग्रुप है भारतीय नागरिकों का, उनके अलावा यह कवर करता है नागरिकों को। ये जो नेशनल्स दे रखा है ना, इसका मतलब यहां पे सिटीजन्स है। नेशनल का राष्ट्रीय भी होता है, लेकिन नेशनल अगर नाउन के रूप में हो तो इसका मतलब सिटीजन्स है, नागरिक हैं। तो ये कवर करता है नेपाल और भूटान के नागरिकों को, और टाइबेटन रिफ्यूजी जो हैं, तिब्बत के जो शरणार्थी हैं उनको, 6 रिलीजियस माइनॉरिटी, जो 6 धार्मिक अल्पसंख्यक हैं अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से और श्रीलंका तमिल्स है ना, पाकिस्तान से इनसे, और श्रीलंकन जो तमिल हैं उनको कवर करता है, ठीक है। आगे देखिएगा, अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट। एस्पेक्ट होता है भाई पहलू। एस्पेक्ट के लिए सिनोनिम आप या तो कह सकते हो इसको फीचर, ठीक है। एस्पेक्ट के लिए फीचर शब्द का प्रयोग आप कर सकते हो, पहलू को बोलते हैं। और सिग्निफिकेंट जो होता है वो कंसिडरेबल भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट या वाइटल भी हो सकता है, महत्वपूर्ण के अर्थ में भी आता है, बड़े के अर्थ में भी आता है। तो आप इसमें एक महत्वपूर्ण जो पहलू है, एक फैसेट भी एक सिनोनिम होता है, वो ज़्यादा एग्जैक्ट हो जाएगा इसका, फीचर की जगह आप फैसेट कर लो, ये ज़्यादा एग्जैक्ट है, पहलू, ठीक है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू जो है वो है रेफरेंस। रेफरेंस मतलब संदर्भ। संदर्भ किसका, याद रखिए, रेफरेंस से पहले विद लग सकता है, यहां तो हालांकि नहीं लगा रखा, और बाद में टू लग सकता है, ठीक है। ये 2 चीजें, विद रेफरेंस टू मतलब इसके संबंध में, इसके संदर्भ में। तो रेफरेंस के साथ टू लगेगा तो ये आ जाइए टू में। और आगे कह रहा है कि किसका रेफरेंस है, श्रीलंकन तमिल रिफ्यूजीज का है, श्रीलंकन तमिल जो शरणार्थी हैं उनका, विद मैनी लिविंग, और इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो तमिलनाडु में रह रहे हैं 1990 से। अब तमिलनाडु में रह रहे हैं, तमिलनाडु तो एक राज्य का नाम हो गया और एक ही जगह दे रखी है, और ऐसे केस में जब जगह एक ही दे रखी हो तो वहां इन लगाते हैं। अगर मान लीजिए प्लेस 2 दिए हुए होते हैं यहाँ पे, तो 2 होने पर तो हम हो सकता है कि स्मॉलर प्लेस जो होता है वहां पे तो लगाते एट, और बिगर प्लेस से पहले लगाते इन, लेकिन यहाँ तो जगह एक ही दे रखी है, तो इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग करिए, इन का प्रयोग करिए। ये आपके 5 क्वेश्चंस के आंसर हुए, और ये मैंने क्लोज टेस्ट जो है वो इसी से बनाया है, इसी एडिटोरियल से जो हम डिस्कस करेंगे, तो ज़्यादा बेहतर भी समझ में आ जाएगा आपको आगे कहानी। तो चलिए अब एडिटोरियल हम स्टार्ट करते हैं। एडिटोरियल का जो टोन है वो सिंपैथेटिक है, मतलब सहानुभूति यहाँ पे है लेखक को शरणार्थियों को लेकर। और ये किस बारे में है, तो पैसेज हाईलाइट्स दैट द 2025 एग्जाम्शन ऑर्डर, कि ये जो पैसेज है वो ये हाईलाइट करता है कि 2025 का जो एग्जाम्शन ऑर्डर है, ये श्रीलंकन तमिल रिफ्यूजीज को, ये ऑर्डर जो है वो इनको प्रोटेक्ट करता है, किससे, फोर्सिबल रिपेट्रिएशन से। रिपेट्रिएशन का मतलब होम कमिंग होता है या रिटर्न होता है, स्वदेश वापसी होता है, अपने खुद के देश में भेज देना, ये कहलाता है क्या, ये कहलाता है रिपेट्रिएशन। तो ये पैसेज हाईलाइट करता है कि ये जो वाला आदेश है श्रीलंकन तमिल रिफ्यूजीज को प्रोटेक्ट करता है, किस चीज से प्रोटेक्ट करता है, कि मजबूरन या बहुत ही फोर्सफुली आप उनको वापस अपने देश भेज रहे हो, तो अब आप इसको भेज नहीं पाओगे इस ऑर्डर के चलते। एंड अश्योर्स, और ये सुनिश्चित करता है, या फिर कहें अश्योर का मतलब तो आश्वासन देता है, देयर स्टे इन इंडिया, कि वो रुक सकते हैं भारत में, गिविंग देम मच नीडेड रिलीफ, और ये उनको ऐसा रिलीफ है जो बहुत मच नीडेड था, बहुत जरूरी था उनके लिए, तो ऐसा रिलीफ ये प्रोवाइड करता है। इस बारे में एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे। चलिए विस्तार से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो नए हैं वो समझिए, रेड कलर जो दिख रहा है ना आपको वो सब्जेक्ट हैं, इसके वर्ब क्या हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है ये डिफिकल्ट वर्ड्स हैं या ग्रामर का कोई कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करेंगे। राइट साइड आपको वोकैबुलरी की लिस्ट, जो भी इस स्लाइड में पर्टिकुलर स्लाइड में जो वर्ड्स आएंगे वो हम वहां डिस्कस करते हैं, हिंदी में लिख दूंगा। वैसे सारे वर्ड्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड होती है प्रतिदिन। और ये जो इमेजेस हैं ये आपको थोड़ा सा हेल्प करेगी समझने में कि आखिरकार ये कहानी क्या है, थोड़ा सा लिंक करने में, और थोड़ा सा आपकी जो अलूफनेस है, इनडिफरेंट आप रहते हो अगर,
न्यूट्रल रहते हो कोई चीज़ को देखकर कि आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, थोड़ा सा इंटरेस्ट आपका जागृत होगा इन चीज़ों में, इसलिए ये इमेजेस के साथ। रिलीफ फॉर रिफ्यूजीज, रिलीफ शब्द है, इसका एक सिनोनिम आप नोट कर सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं रिस्पाइट, मतलब राहत को बोल सकते हैं रिलीफ, रिस्पाइट। रिफ्यूजीज शरणार्थी हैं। यहां आपको देखिए वर्ड्स दे रखे हैं, तो इन वर्ड्स में रिफ्यूजीज को हिंदी में लिख लीजिएगा शरणार्थी। असाइलम सीकर्स मतलब जिनको शरण स्थल चाहिए, और डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हैं जो कि विस्थापित लोग हैं ना, उनको हम बोलते हैं क्या, शरणार्थी। दूसरा है एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन को बोलते हैं छूट, वेवर या इम्यूनिटी। और वॉलंटरी है, इसका मतलब होता है स्वैच्छिक, मतलब खुद की इच्छा से, सेल्फ चोजन कहिए या विलिंग कहिए। रिपैट्रिएशन है, इसका मतलब स्वदेश वापसी है, स्वदेश वापसी। फॉर्म्युलेशन जो शब्द है, इसका मतलब है निरूपण, मतलब बनाने का प्रोसेस, क्रिएशन, ड्राफ्टिंग या फ्रेमिंग। कंसर्निंग का मतलब है संबंधित, रिलेटिंग टू कह सकते हैं, रिगार्डिंग कह सकते हैं, पर्टेनिंग टू कह सकते हैं। और फ्रेमवर्क जो शब्द है, इसका मतलब ढांचा कहिए या इसको तंत्र कहिए, एक ही बात है, ढांचा या तंत्र। ठीक है, अब समझो क्या ये कहना चाह रहा है। ये कह रहा है रिलीफ फॉर रिफ्यूजीज मतलब शरणार्थियों के लिए राहत की बात है। ठीक है, कह रहा है इमिग्रेशन और फॉरेनर्स एग्जेम्पशन ऑर्डर, एक ऑर्डर है 2025 का, इमिग्रेशन। एक दो वर्ड्स आपको यहां पे समझ लेने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। एक होता है साहब इमिग्रेंट और एक होता है एमिग्रेंट, है ना, दोनों ही पलायन करने वाले लोग हैं, लेकिन फर्क देखिए क्या है। अगर आप आई देखते हैं तो आई का मतलब है इन, जो दूसरे देश से हमारे देश में आता है वो तो है इमिग्रेंट, और जो हमारे देश से दूसरे देश में जाता है, एग्जिट करता है यहां से, वो कहलाता है एमिग्रेंट। तो ये एक वन वर्ड के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। ई का मतलब एग्जिट है, आई का मतलब इन है, दूसरे देश से इन हो रहा है हमारे कंट्री में तो वो इमिग्रेंट कहलाएगा, और हमारे देश से दूसरे देश में जा रहा है, यहां से एग्जिट हो रहा है तो वो एमिग्रेंट ई से कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो है इमिग्रेशन को लेकर है, जो हमारे देश में दूसरे देशों के लोग आते हैं, और फॉरेनर्स विदेशी लोग। एग्जेम्पशन ऑर्डर मतलब कुछ छूट दी गई है, जैसे कि हमने क्लोज टेस्ट में डिस्कस किया है ना, उसके बारे में डिस्कशन होगा। जो भी रेड कलर में आपको दिख रहा है वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है वो सारे डिफिकल्ट वर्ड्स या फिर कोई ग्रामर का कॉन्सेप्ट है, और जो राइट साइड में ये दिख रहा है ये इसी स्लाइड की वोकैब है। ठीक है, तो इंडिया एंड श्रीलंका, भारत और श्रीलंका को मस्ट हेल्प, अब ये तो क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया इंडिया और श्रीलंका, इसकी वर्ब है मस्ट हेल्प, इनको जरूर से जरूर सहायता करनी चाहिए। मस्ट जो है ना वो हेल्पिंग वर्ब है, ये है आपकी मैन वर्ब है। ठीक है, मस्ट है वो मॉडल ऑक्सिलरी भी आप कह सकते हो, मॉडल वर्ब्स जो होती हैं वो भी अल्टीमेटली होती तो ऑक्सिलरी वर्ब ही है, हेल्पिंग वर्ब ही है। तो भारत और श्रीलंका को जरूर से जरूर, ये ऑब्लिगेटरी स्टेटमेंट है, बाध्यकारी है, मस्ट जहां आ गया वहां साहब बाध्यता होगी ही होगी। तो भारत और श्रीलंका को जरूर से जरूर सहायता करनी चाहिए, किसकी, वॉलंटरी रिपैट्रिएशन की, मतलब स्वैच्छिक स्वदेश वापसी की, ऑफ रिफ्यूजीज शरणार्थियों की। तो भारत और श्रीलंका दोनों को मिलकर सहायता करनी चाहिए। किस चीज में सहायता करनी है, कि जो खुद की इच्छा से स्वदेश वापसी चाहें। ठीक है, और ये कौन है, किन की इच्छा चलेगी, शरणार्थियों की। तो शरणार्थियों को सहायता करें कि ये खुद की इच्छा से स्वदेश वापसी कर सके, उनमें हेल्प करनी चाहिए, ये बताना चाहता है। तो द फॉर्मुलेशन ऑफ द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एग्जेम्पशन ऑर्डर 2025, फॉर्मुलेशन हो गया क्या, निरूपण, ये हमने पढ़ ही लिया क्लोज टेस्ट में। खैर, निरूपण किसका, इस ऑर्डर का। नोटिफाइड, ये एडजेक्टिव है, ये नोटिफाई किसने किया भाई, नाउन के बाद अगर एडजेक्टिव लगता है तो ये पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव या पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव कहलाता है ना। और ये नोटिफाइड जो है पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म दे रखी है। ये नोटिफाई किसने किया, अधिसूचित किसने किया, ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किया, गृह मंत्रालय ने किया। ऑन सितंबर 1 2025 कब किया, 1 सितंबर 2025 को किया। पर्टिकुलरली किसी डे और डेट की बात आप करते हैं तो ऑन लगाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, नए हैं तो आप नोट डाउन करिएगा। पर्टिकुलरली किसी डे या डेट की बात करते हैं, आप यहाँ पे 1 सितंबर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने ऑन लगाया। ये फॉर्मुलेशन की वर्ब है प्रोवाइड्स, ये प्रदान करता है ग्रेटर क्लैरिटी, क्लैरिटी मतलब है स्पष्टता, प्रिसीजन कह सकते हो, एकदम सटीकता, स्पष्टता।
तो ये बहुत ज्यादा व्यापक स्तर पे स्पष्टता प्रदान करता है सर्टेन इश्यूज पर। मैंने कहा था सर्टेन के बाद में नाउन कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, है ना, अलग अलग मुद्दों पर। और ये मुद्दे हैं कौन से, ये संबंधित हैं, कंसर्निंग यहाँ पे प्रेपोजिशन का काम करेगा। ये संबंधित हैं किससे, भारत के इमिग्रेशन फ्रेमवर्क से, भारत का जो इमिग्रेशन सिस्टम है, अरेंजमेंट है ना, उससे संबंधित है वो मुद्दे। तो फॉर्मुलेशन किसका, इस ऑर्डर का। अधिसूचित किसने किया, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ने। कब किया, 1 सितंबर 2025 को। ये क्या करता है, ये ऑर्डर जो, ये फॉर्मुलेशन जो हुआ है, ये प्रदान करता है बहुत ज्यादा क्लैरिटी अलग अलग मुद्दों पर। मुद्दे किससे संबंधित है, भारत के इमिग्रेशन फ्रेमवर्क से संबंधित है। क्लियर है, इस स्लाइड में ये था। आगे देखिएगा, आगे कह रहा है इट एग्जेम्प्ट्स का मतलब छूट देना होता है। तो यहां पे एग्जेम्प्ट का लिख लीजिए, छूट देना। एग्जेम्पशन नाउन था, एग्जेम्प्ट वर्ब है ना। फ्री, एब्सॉल्व, एक्सक्लूड, रिलीव। वैलिड का मतलब होता है वैध, जो लीगल है, लेजिटिमेट है, ऑथोराइज्ड है। और नेशनल अगर नाउन के रूप में है तो इसका मतलब होता है क्या, नागरिक। और नेशनल अगर एडजेक्टिव के रूप में है तो इसका मतलब होता है राष्ट्रीय। तो रेजिडेंट या सिटीजन इसके सिनोनिम्स होंगे। इट सब्जेक्ट हो गया, इट एग्जेम्प्ट्स, यह छूट देता है, ठीक है, ये इसकी वर्ब हो गई। किसको देता है छूट, अ सेट ऑफ पीपल। सेट का मतलब यहां पे ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल को, एक लोगों के समूह को। और किस चीज से छूट देता है, एग्जेम्प्ट करता किससे है, तो एग्जेम्प्ट के लिए यहां पे जो प्रेपोजिशन है वो फ्रॉम दे रखा है। ये एग्जेम्प्ट करता है किस चीज से, ये एग्जेम्प्ट करता है रिक्वायरमेंट से, कि भाई अब आपको आवश्यकता नहीं है। किस चीज की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है आपको वैलिड पासपोर्ट की। वैलिड पासपोर्ट मतलब वैध पासपोर्ट किस, और या फिर अदर वैलिड ट्रेवल डॉक्यूमेंट या अन्य। अब यहां पे एक्चुअल में डॉक्यूमेंट्स आना चाहिए, क्योंकि अदर दे रखा है तो कोई एक डॉक्यूमेंट तो है नहीं, एक से अधिक ही होंगे, तो डॉक्यूमेंट्स आना चाहिए। और अन्य जो भी वैध यात्रा संबंधी दस्तावेज हैं उनकी आवश्यकता। एंड वैलिड वीजा, या एक वैध वीजा किसके लिए, एंटर करने के लिए, प्रवेश करने के लिए, स्टे रुकने के लिए, एग्जिट करने के लिए देश को। ये जो ऑर्डर है ये क्या करता है, ये अ सेट ऑफ पीपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल को एग्जेम्प्ट करता है, छूट देता है। ठीक है, क्या छूट देता है, छूट देता है कि भाई अभी तो रिक्वायरमेंट है कि उनको वैलिड पासपोर्ट चाहिए होता है, अन्य डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, वैलिड वीजा चाहिए होता है, जब उनको देश में, अभी देश भारत की बात कर रहा है, भारत में रुकना है, प्रवेश करना है, एग्जिट करना है तब। लेकिन इन सब चीजों से छूट प्रदान करता है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। इट यहां पे सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, एग्जेम्प्ट है वो वर्ब है, अ सेट अ डिटर्मिनर है, सेट यहां पे नाउन है, ओ प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो नाउन है, फ्रॉम प्रेपोजिशन है, द डिटर्मिनर है, रिक्वायरमेंट नाउन है, ठीक है, ओ है प्रेपोजिशन है, ए डिटर्मिनर है, वैलिड एडजेक्टिव है, पासपोर्ट है वो नाउन है, और है वो कंजंक्शन है, अदर है वो डिटर्मिनर है, वैलिड है वो एडजेक्टिव है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स ये पूरा ही कंपाउंड नाउन कहलाएगा, एंड कंजंक्शन हो गया, वैलिड एडजेक्टिव हो गया, वीजा है वो नाउन है, टू एंटर इन्फिनेटिव है, स्टे है ये भी वर्ब, टू से जुड़ी हुई है, टू एंटर तो दोबारा से टू स्टे लगाया नहीं, बाकी वही वर्ब है, एंड कंजंक्शन ये आपकी वर्ब, द डिटर्मिनर और कंट्री नाउन। ऐसे खुद भी निकाल के दिखा करो, आजकल एसएससी में प्रश्न पूछे जा रहे हैं ऐसे कि कैसे आप वर्ड कैटेगरीज को पहचान सकते हैं, वर्ड क्लास को कैसे पहचानें, जिसको ट्रेडिशनल ग्रामर की भाषा में क्या कहते हैं आप, पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे पहचानें, तो वो सब यहाँ पे समझ सकते हैं आप। आगे कह रहे हैं अपार्ट फ्रॉम एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है एक्सक्लूडिंग दिस। ठीक है, इसके अलावा, इसका मतलब क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम का एक्सक्लूडिंग मतलब इसके अलावा। तो अपार्ट फ्रॉम स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड का मतलब होता है पर्टिकुलर, जो भी विशेष है, स्पेसिफिक है। सेट्स का मतलब है ग्रुप ऑफ इंडियन सिटीजन्स, तो मतलब कुछ विशेष समूह हैं भारतीय नागरिकों के, उनके अलावा। ठीक है, इट कवर्स ये जो रूल है ये कवर करता है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, किसको कवर करता है, नेशनल्स को, सिटीजन्स को, ये नाउन है, ऑब्जेक्ट है वैसे कवर कट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जो भी व्हाट का आंसर आता है ना वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। भाई ऑब्जेक्ट निकालते कैसे हो आप, मैन वर्ब से 2 क्वेश्चन पूछते हैं, मैन वर्ब से हमें 2 क्वेश्चन पूछने होते हैं, एक व्हाट से और एक होम से। जो भी आंसर होता है ना, वो होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, व्हाट का जो आंसर है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट,
और होम का जो आंसर है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये कहानी है, ठीक है। तो यहाँ पे इट सब्जेक्ट हो गया, कवर वर्ब हो गई, नेशनल्स इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है, नाउन या प्रोनाउन होता है, तो ये नाउन है। तो ये कवर करता है सिटीजन्स को। सिटीजन्स किसके? नेपाल और भूटान के। टाइबेटन रिफ्यूजीज जो तिब्बत के शरणार्थी हैं उनको। 6 रिलीजियस माइनॉरिटी, 6 जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनको। और ये अल्पसंख्यक है कहां से? यहां से है। बात समझ में आ रही है? और श्रीलंकन तमिल्स को भी कवर करता है। ये सारे ऑब्जेक्ट में चले जाएंगे इसके कवर के, ठीक है। आगे देखिए, अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट, एक महत्वपूर्ण पहलू। एस्पेक्ट का मतलब पहलू है, यहां देख सकते हैं आप। अच्छा, लिखा नहीं क्या मैंने यहां पे? चलो कोई बात नहीं। एस्पेक्ट का मतलब है पहलू, इसको आप फैसेट कह सकते हैं। एस्पेक्ट का मतलब क्या है? पहलू, फैसेट। सिग्निफिकेंट है वो एडजेक्टिव है, ए है वो डिटर्मिनर है, और एस्पेक्ट है वो नाउन है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू, इज वो इसकी वर्ब हो गई। द रेफरेंस टू, रेफरेंस में टू लगेगा। रेफरेंस का मतलब है जिक्र या संदर्भ, तो यहां पे रेफरेंस दे रखा है आपको, इसको लिख लीजिए संदर्भ। मेंशन, अल्यूजन मतलब कोई चीज का जिक्र करना। स्टिपुलेशन का मतलब होता है शर्त। कंडीशन, प्रोविजन, रिक्वायरमेंट। और डिलीवर का मतलब है उत्पन्न करना, ठीक है, या प्रोड्यूस करना। तो इसको हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, परिणित होना भी हो सकता है, देख लेते हैं। अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू। इज वो ये है, द रेफरेंस टू द श्रीलंकन तमिल रिफ्यूजीज। अब इसका महत्वपूर्ण पहलू इस रूल का ये है कि साहब यहां पे जिक्र किया गया है श्रीलंका के जो तमिल रिफ्यूजीज हैं उनका। विद मैनी लिविंग, अब विद का प्रभाव है कि विद के साथ देखो प्रेपोजिशन के साथ आईएनजी आ गया। इनमें से अनेक लोग जो हैं वो तमिलनाडु में रह रहे हैं। कब से? 1990 से रह रहे हैं, ठीक है। इनका जिक्र बड़ी थोड़ी सी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। द ऑर्डर प्रोटेक्ट्स, ये जो ऑर्डर है वही ऑर्डर जिसकी बात हमने पहली स्लाइड में की थी। ये प्रोटेक्ट करता है, ये सुरक्षित रखता है। दैम, उनको, किनको? ये प्रोनाउन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया। ये आ रहा है तमिल ये श्रीलंकन तमिल रिफ्यूजीज के लिए। ये इन श्रीलंकन तमिल रिफ्यूजीज को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट के लिए प्रेपोजिशन क्या लगता है? फ्रॉम। किससे प्रोटेक्ट करता है? फोर्सिबल, फोर्सिबल एडजेक्टिव है, बलपूर्वक। रिपेट्रिएशन नाउन है, घर वापसी, स्वदेश वापसी, टू श्रीलंका। रिपेट्रिएशन कहां पे? श्रीलंका। तो ये ऑर्डर उनको प्रोटेक्ट करता है कि भाई अब आप जबरन इन लोगों को श्रीलंका, जो कि इनका मूल स्थान है, वहां नहीं भेज सकते। द कंडीशन, स्टिपुलेशंस बीइंग, अब शर्त ये है ना। स्टिपुलेशंस, शर्त। बीइंग, बीइंग यहां पे इज के अर्थ में आ रहा है, आर के अर्थ में आ रहा है ना, एम के अर्थ में आ रहा है। बी के तो फॉर्म है ये। तो ये बीइंग मतलब शर्त ये है। शर्त ये है कि अब यहां पे होने को तो ऐसा भी हो ही सकता था, द स्टिपुलेशंस आर दैट, ये भी हो ही सकता था। लेकिन यहां पे इसने क्या किया? एक सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए बीच में इसने जोड़ा है ना, बीच में जोड़ा है, तो बी का सहारा लिया है इसने, ठीक है। तो शर्त यहां पे ये है दैट दे शुड हैव टेकन। अच्छा, शुड जो होता है वो बताता है आपको कोई भी काम करना चाहिए, सजेशन बताता है, एडवाइस बताता है। यही काम तुम पास्ट में बात करो कि ऐसा करना चाहिए था। जैसे मैं कहूं कि आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए तो मैं बोलूंगा यू शुड लर्न इंग्लिश। मैं आपसे कहूं कि आपको उससे मिलना चाहिए, यू शुड मीट हिम और हर। जब मैं कहूं आपको उससे मिलना चाहिए था तो यू शुड हैव मेट हर या हिम। आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए थी, यू शुड हैव लर्नड इंग्लिश, ठीक है। आपको ये चैप्टर पढ़ना चाहिए था, यू शुड हैव रेड दिस चैप्टर। शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब है ऐसा करना चाहिए था। अब शर्त यहां पे ये है कि दे शुड हैव टेकन, दैट यहां पे कंजंक्शन है। अब देखो यहां से भी आपको समझ में आएगा कि यहां इज एम आर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि केवल इज एम आर लगा के आगे कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाओ, ये दैट तो कंजंक्शन लगा के नया क्लोज आ गया, नया उपवाक्य आ गया, ठीक है। तो इसमें को तुम सीधा दिस इज करके कैसे छोड़ दोगे सेंटेंस को, आई एम करके कैसे छोड़ दोगे, कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट लगाना पड़ेगा, है ना। इसलिए यहां पे इसका सीधा बीइंग का प्रयोग किया। शर्त इस मतलब इसी को कंबाइन करके पढ़ो, इसको पूरा इस सेंटेंस को पढ़ो तो इस सेंटेंस का ही ये हिस्सा है कि ये जो है ये प्रोटेक्ट करता है उनको श्रीलंकन तमिल्स को कि वही आप उनको जबरन उनके देश नहीं भेज सकते। अब इनके साथ ही शर्त ये है ना, शर्त डाल दी कि दे शुड हैव टेकन शेल्टर, कि उन्होंने उनको शरण लेनी चाहिए थी। मतलब शर्त ये है कि साहब वो तब नहीं भेजोगे आप उनको जबरन जब उन्होंने श्रेय लिया, क्या बोलते हैं, आश्रय लिया था देश में। एज ऑन, एज ऑन का मतलब या तो होता है फ्रॉम या होता है ऑन, यहां पे इसका मतलब है टिल, तक का अर्थ दे रहा है। जनवरी 9, 2015, यदि उन्होंने देश में, भारत में शरण इस डेट से पहले ली थी
तो आप उनको जबरन नहीं भेज सकते श्रीलंका। एंड रजिस्टर्ड देमसेल्स, उन्होंने अपना पंजीयन करवाया था, ये भी एक शर्त है, ठीक है। देमसेल्स किसके लिए आ रहा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये जो सेल्फ और सेल्स दिखते हैं तुम्हारे को, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं या एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। बस फर्क ये होता है कि अगर सब्जेक्ट के ठीक बाद में आते हैं, जैसे आई माई सेल्फ, ही हिमसेल्फ, शी हर सेल्फ, दे देमसेल्स, तब तो ये कहलाते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। अगर ये वर्ब के बाद में आते हैं, आई टीच माई सेल्फ, है ना, ऐसा मैं लिखूं, तो उसका मतलब मैं क्या यूज कर रहा हूं? रिफ्लेक्सिव। समझ में आ रही बात? तो ये रिफ्लेक्सिव है, रजिस्टर्ड वर्ब है, वर्ब के बाद दे रखा है इसने देमसेल्स। ये दूसरे स्लाइड की कहानी हुई, आगे चलिए। अच्छा, ये डिलीवर आया नहीं क्या कहीं पर? तो फिर मैंने लिखा क्यों यहाँ पे? कुछ गड़बड़ हो गया मतलब, इसका मतलब? चलो कोई बात नहीं, या तो पिछला छप गया, पिछले एडिटोरियल में था, कुछ ऐसा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, आगे देखिए। इन द लास्ट 30 odd years, 30 odd का मतलब वैसे तो विषम होता है, 30 odd years का मतलब है अराउंड या अप्रोक्सीमेटली, इसका मतलब अराउंड पढ़िए आप। ये 30 odd years का मतलब है अराउंड 30 years, लगभग। तो पिछले लगभग 30 सालों में नीदर द यूनियन गवर्नमेंट, ना तो केंद्र सरकार, नीदर के साथ में क्या लगता है कॉम्बिनेशन, किससे बैठता है? नोर से, और ना ही तमिलनाडु सरकार। देखो, हम ये वाली चीज है ना सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में पढ़ते हैं और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं परीक्षा में, ईदर और, नीदर नोर, और नॉट ओनली बट ऑल्सो। एक दो टाइप के प्रश्न बनते हैं। एक तो टाइप ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि इनके बाद में यही आएगा, मतलब ईदर के साथ कॉम्बिनेशन परफेक्ट तभी है जब और आए, नीदर के साथ कॉम्बिनेशन परफेक्ट तभी है जब नोर आए, और नॉट ओनली के साथ परफेक्ट तभी है जब बट ऑल्सो आए। एक तो ये बात ध्यान रखो। दूसरा ये ध्यान रखो कि साहब जैसा वर्ड इसके बाद आ रहा है वैसा ही वर्ड इनके बाद, जैसे और के बाद जो भी आया वैसा ही ईदर के बाद, जैसा नोर के बाद आया वैसा ही नीदर के बाद, जैसा बट ऑल्सो के बाद आया वैसा ही नॉट ओनली के बाद, ऐसा भी ध्यान रखें। तीसरी बात ध्यान रखें कि अगर कोई क्रिया लगानी हो तो किसको देखकर, चूंकि दो सब्जेक्ट होंगे, ईदर के बाद भी आएगा, और के बाद भी आएगा, नीदर के बाद भी आएगा, नोर के बाद भी आएगा, नॉट ओनली के बाद भी होगा, बट ऑल्सो के बाद, तो तुम क्रिया किसको देखकर लगाओगे? तो बाद वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी होती है। यही कारण है कि मैंने इसको सब्जेक्ट माना है तमिलनाडु गवर्नमेंट को, और इसकी वर्ब जो है वो हैड ड्रॉन अप है, जिसमें से हैड हेल्पिंग वर्ब है, ड्रॉ की थर्ड फॉर्म जो है ड्रॉन है, और ड्रॉ अप जो है फ्रेजल वर्ब बन गई, ये वर्ब हो गई मैन वर्ब हो गई, ठीक है। ड्रॉ अप का मतलब क्या है? तैयार करना। ड्रॉ अप का मतलब है तैयार करना, बनाना, प्रिपेयर करना, ड्राफ्ट करना, फ्रेम करना, फॉर्मुलेट करना। यूनिलेटरल का मतलब है एक पक्षीय, है ना, एक पक्षीय, वन साइडेड, ऑटोनॉमस, इंडिपेंडेंट। डू वंस बिट का मतलब है योगदान देना, भूमिका निभाना, अपना योगदान देना, यह मतलब है। तो इन द लास्ट 30 odd years, तो पिछले लगभग 30 सालों में क्या हुआ है कि नीदर द यूनियन गवर्नमेंट, ना ही तो केंद्र सरकार और ना ही तमिलनाडु सरकार ने कोई भी यूनिलेटरल प्लान नहीं बनाया, कोई भी एक पक्षीय, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये डिटर्मिनर है, कोई भी एक पक्षीय प्लान नहीं बनाया टू सेंड देम बैक, इनको वापस भेजने के लिए। पिछले 10 सालों, पिछले लगभग 30 सालों में ना ही तो केंद्र सरकार ने और ना ही तमिलनाडु सरकार ने कोई भी एक पक्षीय योजना नहीं बनाई उनको वापस भेजने के लिए। किनको? श्रीलंका तमिल जो हैं। इनफैक्ट, वास्तव में, आफ्टर द एंड ऑफ द सिविल वॉर इन श्रीलंका इन 2009, इनफैक्ट एक फ्रेज हो गई, इसका मतलब है इन रियलिटी, वास्तव में। ये एक पूरी फ्रेज जो है ये बता रहा है टाइम, ये टाइम बता रहा है कि भाई इसके बाद, किसके बाद? कि भाई गृह युद्ध हुआ था श्रीलंका में 2009 में, उसके बाद, मतलब उसके अंत के बाद, बोथ द गवर्नमेंट, दोनों सरकार, भारत सरकार भी और श्रीलंका सरकार भी, या यूं कहें भारत सरकार और तमिलनाडु सरकार, ये केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार, ये दोनों सरकारें, इन्होंने हैव बीन डूइंग देयर बिट। ये उसके बाद से ही, देखो टाइम दे दिया इसने, और टाइम जहां आ जाता है कि उसके बाद से, तो फिर यहां पे परफेक्ट कंटिन्यूअस लगा दिया इसने। वो अपना अपना योगदान दे रहे हैं, है ना। मैंने देर की जगह वंस लिखा है, यहां देर आ गया, माई हो सकता है, हिज हो सकता है, पजेसिव आएगा मतलब। तो दोनों ही सरकारें योगदान दे रही हैं इंश्योर करने के लिए। इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। सुनिश्चित करने के लिए क्या? देयर वेलफेयर, उनका कल्याण। किनका कल्याण? श्रीलंकन तमिल्स का, ठीक है। देयर पजेसिव एडजेक्टिव हो गया और वेलफेयर नाउन हो गया। टू इंश्योर है वो इन्फिनिटिव हो गया, और इंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना है, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे कह रहा है कि यट, फिर भी, या
अब तक, दोनों ही मतलब होते हैं, अब आपको पढ़ना पड़ेगा। और यहां पे यट जो है अब तक का मतलब नहीं है, फिर भी का मतलब दे रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को डिनोट करने के लिए आया है, विरोधाभासी वाक्यों के लिए आता है। यट श्रीलंकन तमिल्स वर नॉट इंक्लूडेड, श्रीलंकन तमिल्स जो है उनको इंक्लूड नहीं किया गया। ये वर इसकी वर्ब है, नॉट है वो एडवर्ब ऑफ निगेशन है, इंक्लूडेड इसके साथ जुड़ा हुआ है। फिर भी श्रीलंकन तमिल्स को शामिल नहीं किया गया व्हेन द यूनियन गवर्नमेंट अमेंडेड, जब केंद्र सरकार ने अमेंड किया, संशोधन किया। अमेंड का मतलब क्या होता है? संशोधन करना, बदलना। ये तो सुना होगा आपने, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होते हैं, ठीक है, संशोधन करना। तो केंद्र सरकार ने जब अमेंड किया था सिटीजनशिप को, एक्ट को, नागरिकता कानून को, याद रखना एक्ट जो भी होता है ना वहां पे दे लगता है, ठीक है, एक्ट का नाम कोई भी हो। 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले। किस लिए? प्रोवाइड करने के लिए। टू प्रोवाइड है, पर्पस बता रहा है, उद्देश्य बताने के लिए इन्फिनेटिव लगता है ना। क्या प्रोवाइड? सिटीजनशिप प्रोवाइड करने के लिए। किसको? 6 नॉन मुस्लिम ग्रुप्स को, फ्रॉम 3 मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री। और ये कहां से? जो 3 मुस्लिम बाहुल्य देश है वहां से। फिर समझिए, फिर भी श्रीलंकन तमिल्स को इंक्लूड नहीं किया गया। कब? जब, अब ये वैन है वो कंजंक्शन का काम कर रहा है एक प्रकार से, वैसे ये एडवर्ब बना रहा है। जब यूनियन गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप एक्ट को अमेंड किया था, संशोधन किया था 6 साल पहले। किस लिए किया था? नागरिकता प्रदान करने के लिए। किसको? 6 नॉन मुस्लिम ग्रुप्स को। और ये कहां से थे? वो 3 ऐसे देशों से जहां पे मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है। 10 इस प्रकार से, ठीक है, ये कंक्लूड करने के लिए 10 का प्रयोग हम करते हैं। इस प्रकार से जो ऑर्डर है जो हमने डिस्कस किया, गिव्स, ये प्रदान करता है तमिल रिफ्यूजीज सम रिलीफ। ये तमिल रिफ्यूजीज को, ये वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये तमिल रिफ्यूजीज को प्रदान करता है क्या? सम रिलीफ, कुछ राहत देता है, ठीक है। ऑर्डर यहां पे सब्जेक्ट हो गया। तो तमिल रिफ्यूज प्रोवाइड करता, तो ये तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, होम का आंसर है। और ये जो है ये आंसर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये व्हाट का आंसर है, जिसमें सम डिटर्मिनर है और रिलीफ है वो नाउन है। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। तैयारी कर लीजिएगा, मंडे टू सैटरडे जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसमें ट्रांसलेशन भी पूछा जाएगा, आपको वर्ड्स भी पूछे जाएंगे, आपको जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वैसे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो कल के टेस्ट की तैयारी कर लीजिए। कल मिलते हैं टेस्ट के थ्रू, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।